यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सबसे पहले खबर आपको देंगे शामली से, जहां पर फर्जी स्वास्थ्यकर्मी की सरेआम पिटाई की गई। फर्जी स्वास्थ्यकर्मी, जी हां, स्वास्थ्यकर्मी बनकर महिलाओं को परेशान करता था। ऐसे में लोगों के हत्थे चढ़ा तो लोगों ने जमकर कर दी धुनाई। कोरोना टेस्ट के बहाने इसने नंबर लिया था, महिलाओं पर फप्तियां कसता था, उनसे अश्लील बातें करता था फोन करके। ये कोरोना टेस्ट के नाम पर नंबर लिया करता था। अब ऐसे में लोगों ने इस युवक को पकड़ लिया, इस फर्जी स्वास्थ्यकर्मी को पकड़ लिया। अब पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। इसको पकड़ा गया तो फिर इसकी जमकर धुनाई की गई। ये अपने आप को स्वास्थ्यकर्मी बताकर लोगों के पास जाता, खासतौर पर महिलाओं को ये टारगेट करता था। महिलाओं के पास जाता, उनसे उनके नंबर लिया करता कोरोना टेस्ट के नाम पर, और उसके बाद उनको फोन किया करता था, उनसे अश्लील बातें वो किया करता था। तो ऐसे में जब लोगों ने इसको पकड़ा तो फिर पिटाई का सिलसिला शुरू हुआ। लात, घूसे, थप्पड़, चप्पल सब बरसे। वाराणसी का रुख करेंगे, जहां से बिल्कुल दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली। वार्ड नंबर 79, लोगों ने वार्ड नंबर 79 के पार्षद को ही बंधक बना दिया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं एबीपी गंगा के पास, जो हमने आपके सामने रख दी हैं। जो बंधक बने हुए कुर्सी में रस्सियों से जकड़े हुए हैं, ये पार्षद हैं, वार्ड नंबर 79 के पार्षद हैं। ये सीवर पानी की समस्या को लेकर इनको बंधक बनाया गया। लगातार मांग के बावजूद भी ये सीवर लाइन को दुरुस्त नहीं कर रहे थे। गुस्साए लोगों ने पार्षद को बंधक बना दिया, नारेबाजी की, और सीवर के मेन हॉल के जो मेन हॉल रहता है, बिल्कुल उसके ऊपर पार्षद को बांधकर बिठा दिया। तो पार्षद जब काम नहीं कर रहे थे और पार्षद ने न लोगों की सुनी, तो लोग पहुंचे पार्षद के पास, उनको पकड़ा, बंधक बनाया, कुर्सी में जकड़ा, और उसके बाद ठीक उसी जो मैन हॉल है वहां पर बिठा दिया, जिसको दुरुस्त करने की मांग कर रहे थे कि हम इस समस्या से जूझ रहे हैं, आप आओ, बैठो, देखो, जरा समस्या को समझो, तब आपको ये पता चलेगा कि आम आदमी किन मुसीबतों में है, किन मुश्किलों में। अगर आप इस गली को देखेंगे जहां पर सभी लोग खड़े हैं, पानी ही पानी है, ये सीवर का पानी है, गंदा पानी है। ऐसे में लोग कैसे दो चार होते हैं इस समस्या से। वैसे में जब पार्षद साहब जनता की बातों को कह के कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, हम तुम्हारे लिए वो करेंगे, लेकिन फिर जब पहुंच जाते हैं सत्ता तक फिर कुछ नहीं करेंगे, हम तुम्हारे हैं कौन जैसे सवाल। फिर ऐसे में लोग पहुंचे पार्षद साहब के पास और पार्षद साहब को पकड़ लिया, जकड़ लिया और बिठा दिया मैन हॉल के ऊपर। ये वार्ड नंबर 79 की तस्वीरें हैं और ये लोगों का गुस्सा, ये स्पष्ट संदेश है कि एक जनप्रतिनिधि का जो जिम्मा है उसको करना चाहिए। हम सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता नीतीश का। नीतीश, ये बिल्कुल अलग तस्वीरें, ये लोगों का गुस्सा है। कम से कम पार्षद साहब आप समझेंगे। पहले तो ये बताइए कि पार्षद साहब को मुक्त किया लोगों ने या नहीं? अभी की स्थिति तो यह है कि पार्षद को मुक्त कर दिया गया है, लेकिन आपको बता दे राजीव कि नगर निगम और वाराणसी प्रशासन तमाम दावे करता है लोगों को सीवर समस्या से निजात दिलाने का, लेकिन आज भी स्थिति ये है कि कई इलाकों में बिना बारिश के भी सीवर का पानी चौक रहता है, जाम रहता है। अगर आप बाहर निकलेंगे तो उसका कारण कहा जाएगा कि विकास कार्य हो रहे हैं और दुनिया भर के कारण बता दिए जाते हैं। आम जनता इसकी शिकायतें करते करते थक जाती है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। इसका ही गुस्सा जो आम नागरिक है उनका फूटा हुआ साफ तौर पर देखने को मिला। उन्होंने लगातार पहले उच्च अधिकारियों से संपर्क साधा, फिर अपने जनप्रतिनिधि से संपर्क साधा, और जब उनकी समस्याएं नहीं सुनी गई तब उन्होंने ये कदम उठाया। और कदम उठाने के बाद अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि शायद जो अधिकारी तंत्र है, जो नेता तंत्र है, वो जगेगा। लेकिन देखना ये होगा कि क्या बनारस। सवाल ये कि विरोध का उन्होंने एक तरीका ये अपनाया कि पार्षद को बंधक बना लिया। हालांकि ये लोकतंत्र में अच्छा नहीं है, आप खुद कानून हाथ में ले रहे हैं, लेकिन विरोध स्वरूप ये किया गया है। सवाल ये कि जो समस्या से जूझ रहे हैं उससे निजात मिलेगी क्या? आश्वासन क्या अब मिला है कि हम ठीक करेंगे इस समस्या से? निश्चित तौर पे जिस तरह से आम नागरिकों का, आम जनता का ये गुस्सा फूटा और इसके बाद जिस तरह से पार्षद को बंधक बनाया गया, उसके बाद
इसी आश्वासन पर पार्षद को छोड़ा गया कि जल्द से जल्द ये समस्या दूर होगी। अगर ये समस्या दूर न हुई तो स्थानीय नागरिक आगे अपने विरोध को और भी बढ़ाने की बात कह रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं आम जनता का जो गुस्सा है, विकास की ऐसी तस्वीर जो कहा जाता है कि यहाँ पर सीवर समस्या को लेकर दुनिया भर के काम हुए हैं और फिर भी सीवर का जाम होना और अधिकारी तंत्र की सुनवाई न करना ये बड़े सवाल खड़े करता है। और उसके साथ ही जब आम नागरिक अपनी समस्याओं को लेकर पार्षद को बंधक बनाने पर मजबूर हो रहा है, वो आम नागरिक बिल्कुल हम समझ सकते हैं कि किन परेशानी से दो चार होना पड़ता होगा उनको, क्योंकि जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें सब दिखाई दे रहा है कि वो कैसे गुजरते होंगे इन रास्तों से, उनके बच्चे, उनके घरों के बुजुर्ग कैसे सीवर के गंदे पानी से गुजरते होंगे। अब पार्षद साहब को कम से कम एहसास हो गया होगा। नीतीश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। और दूसरे जनप्रतिनिधियों को भी देखकर समझना चाहिए कि जो वार्ड नंबर 79 के पार्षद का हाल है, ये एक विधायक का भी हो सकता है, एक सांसद का भी हो सकता है। तो जनप्रतिनिधि हैं तो जनता के लिए काम करें, जनता को अनसुना ना करें। खबर अब श्रावस्ती से, जहां पर घर में भीषण आग लगी और आग ने 2 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के कारण क्या रहे ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। किन कारणों से घर में आग लगी ये तो स्पष्ट नहीं, लेकिन सिर्फ धुआं सिर्फ आग की लपटें और राख आपको दिखाई देगी। इन तस्वीरों में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू जरूर पाया गया, लेकिन भीतर जो सामान था वो सब जलकर राख हो गया। पहले घर में आग लगी और 2 घर देखते ही देखते धू कर जलने लगे। फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन राख का ढेर मिला। अब रुक करेंगे बुलंदशहर का, जहां पर ई रिक्शा से बैटरी चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। सीसीटीवी फुटेज है बुलंदशहर की तस्वीरें चोरी होते हुए आप इन तस्वीरों में देखिए। ये ई रिक्शा रखा हुआ और ई रिक्शा में जो बैटरी होती है, जिससे ई रिक्शा चलता है, उस बैटरी को ये चोर निकालता हुआ आपको दिखाई देगा। 3 से 4 चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बैटरी चोरी के लिए कार से चोर आए थे, कार से आए थे ई रिक्शा में चोरी करने। ई रिक्शा से बैटरी चुराने के लिए कार में चोर आए। कासगंज में ड्यूटी लगाने के नाम पर पीआरडी जवानों से वसूली की जाती है, पैसा लिया जाता है। यह भी एक अलग तस्वीर आप देखिए, कासगंज की तस्वीरें और पीआरडी के जवान हैं। ये जवान है और जवानों से वसूली कौन कर रहा है ये भी आप देख लीजिए। अवैध वसूली का वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर, और इसी विभाग का एक अधिकारी शेर सिंह नाम का एक कर्मचारी अवैध वसूली करता है। ये आरोप लगे हैं शेर सिंह नाम के कर्मचारी पर, पीआरडी जवानों से ये पैसे लिए जा रहे हैं। पीआरडी जवानों ने डीएम को अब शिकायती पत्र दिया है, पत्र में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और ये वीडियो भी साथ साथ में है। जांच के बाद अब कार्रवाई की जाएगी, ये डीएम ने निर्देशित भी किया है। तो पीआरडी जवान यानी कि सिस्टम का हिस्सा बन जाना काफी नहीं होता है। अगर आपको अपने मन मुताबिक कहीं काम चाहिए तो उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। लखनऊ से खबर, जहां पर सपा एमएलसी के फ्लैट में युवक की हत्या की गई। सपा एमएलसी अमित यादव के फ्लैट में मर्डर हुआ है, हत्या हुई है। राकेश नाम के युवक की गोली मारकर फ्लैट में हत्या की गई। डीसीपी सेंट्रल सोमेन वर्मा का इस पर बयान आया कि पंकज सिंह नाम के शख्स की पिस्टल थे। पंकज सिंह यानी कि सपा एमएलसी के भतीजे बताए जा रहे हैं। अब छीना झपटी में डीसीपी का मानना है कि गोली चली है। हजरतगंज के लापलेस अपार्टमेंट में इस वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर बर्थडे पार्टी चल रही थी और इसी दरमियान कुछ छीना झपटी हुई और गोली चली। बर्थडे पार्टी में शामिल 4 युवक हिरासत में लिए गए हैं। शाहजहांपुर से सपा एमएलसी है अमित यादव, और अमित यादव के भतीजे पर आरोप लग रहे हैं कि उन्हीं की पिस्टल से ये गोली चली और राकेश रावत नाम के शख्स की इसमें मौत हुई। इस पूरे मामले पर डीसीपी सोमेन वर्मा से बात की हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने। सुनाते हैं आपको। गंज के हाई सिक्योरिटी जोन में देर रात सपा एमएलसी के फ्लैट में एक युवक की हत्या हो गई। हमारे साथ में इस समय डीसीपी सेंट्रल सोमेन वर्मा जी मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि घटना कब कैसे हुई, क्या चीजें अभी तक पुलिस के सामने आई हैं। सोमेन जी, जानना चाहेंगे कि क्या पूरा मामला था, क्या घटना हुई, कैसे हुई? ये घटना बीती रात की है, कल रात की है, जब जो फ्लैट की आप बात कर रहे हो उसमें पंकज नाम के लड़के के, वो पंकज नाम का लड़का रहता था और विनय नामक एक और लड़के के जन्मदिन के लिए ये लोग 5 लोग इकट्ठा हुए थे। ये लोग 5 दोस्त हैं, एक दूसरे को जानते, इकट्ठे हुए थे और ये लोग पार्टी कर रहे थे। उसी वक्त एक पिस्तौल होती है, कंट्री मेड पिस्तौल, उसको लेके इन लोगों में के बीच, ये विनय और राकेश के बीच जो मृतक है उनके बीच जो है
कुछ छेड़खानी हो रही थी उस पिस्टल को लेकर, उसी में विनय के हाथ से फायरिंग हुई और मृतक को लगता है। ये शुरुआत इनिशियल पूछताछ में इनके द्वारा जो बाकी 4 लोग बचे हुए थे जो कभी पुलिस अभिरक्षा में है, पुलिस जिसको कस्टडी में लिया है, उनके द्वारा बताया गया है। शुरुआत में ये भी इनके द्वारा बताया गया कि जो पिस्टल है वो मृतक ही लेके आए हुए थे। बाद में जब पुलिस गहनता से इसमें पूछताछ की तो पता चला कि पिस्टल एक्चुअली पंकज की है और विनय के हाथ से गोली चली थी। और उसके बाद इनकी निशानदेही पे एक और मैगजीन और बुलेट्स, उसके साथ बियर के कैंस जो ये लोग पिए थे, वो सब पुलिस ने रिकवर की है। फिलहाल बॉडी मॉर्चरी में भेज दी गई है, पोस्टमार्टम की जा रही है और इसके साथ साथ घर वाले को भी संज्ञानित कर दिया गया है जो मृतक के हैं, और वो लोग आके अभी तहरीर दे रहे हैं। उसी के आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कानपुर बिकरू कांड मामले से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। कानपुर बिकरू कांड मामले में कार्रवाई की तैयारी है, एसआईटी जांच के आधार पर कार्रवाई की तैयारी है। कानपुर बिकरू कांड मामला और इसी मामले से जुड़ी हुई अहम खबर, एसआईटी जांच के आधार पर कार्रवाई की तैयारी है। गृह विभाग ने 36 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की बात कही है। 36 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की बात कही है। एसआईटी जांच के आधार पर कार्रवाई की संतुति, गृह विभाग ने कार्रवाई की संतुति की है। 36 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की संतुति की गई है। 36 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी। 18 इंस्पेक्टर, 10 उप निरीक्षक, 8 आरक्षी और 20 प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। कानपुर में तैनाती के दौरान विकास दुबे को मदद देने का आरोप इन पर है। 8 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी इस हत्याकांड में। एक बार फिर से रुक करते हैं लखनऊ की उसी खबर का, जहां लापलेस सोसाइटी में मर्डर हुआ है, जो कि सपा एमएलसी का कमरा बताया जा रहा है, कमरा नंबर 201। और इसी मामले में सुमिन वर्मा से बात भी की हमारे संवाददाता ने, और उनका यह कहना है कि छीना झपटी में ये गोली चली है। अब इसी खबर पर संतोष शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ भी गए हैं। संतोष, सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी जो नए नए अपडेट्स हैं, गोली किसने चलाई, किसकी बंदूक थी, लाइसेंसी थी या नहीं थी, और कौन कौन मौजूद था, ये लोग कौन कौन है, ये भी दर्शकों को आप बताएं। देखिए, ये लाप्लास जो हजरतगंज का जो विधायक निवास है, वहां का फ्लैट नंबर A201 सपा एमएलसी अमित यादव है। लेकिन इस फ्लैट में बीते 5 सालों से उनका भतीजा पंकज सिंह रह रहा था। बीती रात में जो विनय यादव, जो इस पूरे आरोपियों में इस समय पे लखनऊ पुलिस की हिरासत में जिनसे पूछताछ की जा रही है, विनय यादव का बर्थडे था, जहां पर ये सारे दोस्त इकट्ठा हुए थे, जिसमें राकेश रावत भी था, पंकज सिंह भी था और ज्ञानेन्द्र कुमार और आफ्ताब आलम, ये 5 दोस्त यहां पर इकट्ठा हुए थे। बताया जा रहा है कि पंकज सिंह के द्वारा देर रात में एक पिस्टल, बातचीत के दौरान पिस्टल निकाली गई और पिस्टल देखने के दौरान छीना झपटी हुई और जिसमें गोली जाकर के राकेश रावत को लग गई और ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल चारों आरोपी लखनऊ पुलिस की हिरासत में है, पूछताछ की जा रही है। पंकज सिंह की निशानदेही पर फ्लैट से एक और मैगजीन बरामद सवाल है संतोष, लेकिन सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो सपा एमएलसी है, इन आरोपियों में से क्या किसी का सपा एमएलसी से कोई कनेक्शन है? क्योंकि डीसीपी सेंट्रल का यह कहना है कि वो रिश्तेदार नहीं था, ये जो जानकारी आ रही है अब ऐसे में, तो क्या कनेक्शन था सपा एमएलसी से इनमें से किसी एक आरोपी का? देखिए, जो मुख्य आरोपी है जिसकी पिस्टल से गोली चली, ये मुंगेर मेट की 32 की पिस्टल है जिससे गोली चली, राकेश रावत की मौत हो गई। ये पंकज सिंह जो सपा एमएलसी अमित यादव हैं, उनका भतीजा बताया जा रहा है और यही उनके सपा एमएलसी के जो फ्लैट है उनके नाम पर आवंटित है, उसके फ्लैट में बीते 5 साल से यही पंकज रह रहा था, यही उनका रिश्तेदार बताया जा रहा है और अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस पूरे घटनाक्रम में शुरुआत में जब ये घटना होती है उसके बाद से कहानी को तमाम मोड़ देने की कोशिश की गई। शुरुआत में कहा गया कि राकेश रावत पिस्टल लेकर के आया था और राकेश रावत की अवैध पिस्टल थी, लेकिन जब पुलिस ने पूछताछ की तो सच सामने आ गया कि ये पिस्टल जिससे गोली चली, राकेश रावत की मौत हो गई, वो राकेश रावत की नहीं थी, जबकि सपा एमएलसी अमित यादव के भतीजे पंकज सिंह की थी और उन्हीं के द्वारा ये पिस्टल लाई गई थी। संतोष, आप बने रहे, हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आए हैं, ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं हम जो दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि 5 लोग पार्टी में थे, 5 लोग पार्टी का हिस्सा थे, जिसमें से एक यानी कि राकेश रावत की मौत हो गई या हत्या कर दी गई। इसी को सुलझाना है पुलिस को,
क्योंकि ये कहा जा रहा है कि छीना झपटी। अभी किस तरह की छीना झपटी थी? क्या लड़ाई चल रही थी या पिस्टल दिखाने की बात चल रही थी कि मुझे दिखाओ? उस छीना झपटी में ये मौत हुई। शुरुआत में ये कहा गया कि पिस्टल भी राकेश रावत की ही थी जिसकी मौत हुई, लेकिन बाद में पूछताछ में पता चला कि नहीं, ये तो पंकज यादव नाम के शख्स की थी, जो कि रिश्तेदार बताया जा रहा है, जो कि भतीजा बताया जा रहा है सपा एमएलसी का। सपा एमएलसी अमित यादव का भतीजा बताया जा रहा है और तस्वीरें भी इसके सामने आई हैं। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद अब लखनऊ से बड़ी खबर, हाथरस कांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। ईडी को पीएफआई और भीम आर्मी के बीच में कनेक्शन के सबूत मिले हैं। यह अपने आप में बहुत और चौंका देने वाली खबर। पीएफआई से जुड़े हुए 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनसे पूछताछ चल रही है, वो जमानत याचिकाएं डाल रहे हैं जो कि निरस्त हो रही हैं। लेकिन इस बीच में ईडी को, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को पीएफआई और भीम आर्मी के बीच कनेक्शन के सबूत मिले हैं। पीएफआई के बड़े पदाधिकारियों से पूछताछ के बाद ये सबूत मिले हैं। बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। ईडी ने अब जांच तेजी से शुरू कर दी है। क्या कनेक्शन है पीएफआई और भीम आर्मी के बीच में, ये उजागर होगा कुछ वक्त के बाद। बहुत बड़ी खबर आपको देते हैं। हाथरस कांड में पीएफआई की फंडिंग और भीम आर्मी के कनेक्शन पर ईडी ने ट्वीट किया है। ऐसे में दंगा भड़काने की साजिश को रोका गया। ये कहा गया कि विदेशी फंडिंग की पैसा जुटाया गया था कि कैसे हाथरस में एक बड़ा दंगा किया जाए। तो ऐसे में क्या दंगों की साजिश में भीम आर्मी थी? चंद्रशेखर, जो भीम आर्मी के चीफ हैं, जो अलग अलग मंचों पर भाषण देते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं, उनको इस पर जवाब देना होगा। ट्वीट किया ईडी ने। हमारे संवाददाता संतोष इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। संतोष, सबसे पहले ट्वीट में क्या क्या लिखा है? कनेक्शन किस तरह का, क्या वो कनेक्शन उजागर किया है? देखिए, ईडी ने इस बात की जरूर तस्दीक की है कि हाथरस कांड में जो पीएफआई और जो भीम आर्मी के बीच में जो खंगाला जा रहा था कनेक्शन, उस कनेक्शन की पुष्टि हुई है। और पीएफआई के बड़े पदाधिकारियों से जो ईडी ने पूछताछ की है, उसके बाद से इस बात की पुष्टि हो गई है कि हाथरस कांड के पीछे पीएफआई की फंडिंग थी और भीम आर्मी को यह फंडिंग की गई। ये ईडी ने खुद इस बात को पुष्ट किया है कि वो गहनता से इस पूरे मामले पर, इस कनेक्शन को लेकर के जांच कर रहा है। लेकिन कुछ उनके पास ऐसे अहम सबूत है जिसके आधार पर ईडी ने यह दावा किया है। संतोष, अगर सबूत है तो भीम आर्मी के पदाधिकारी जो इसमें लिप्त है उन पर कार्रवाई हो सकती है आने वाले कुछ दिनों में या आज? बिल्कुल ये कार्रवाई होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हाथरस में जो हिंसा फैलाई गई, कोशिश की गई, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई और फंडिंग की जो बात आ रही थी, क्योंकि जस्टिस फॉर हाथरस के नाम से एक बाकायदा पेज चलाया गया, विदेशों से फंडिंग की गई और विदेशों से फंडिंग के नाम पर जिस तरीके से फंड इकट्ठा हुआ, भीम आर्मी के ऊपर आरोप लगे कि उसने पीड़िता की दिल्ली में मौत के बाद से ही राजनीतिक रंग देना शुरू कर दिया था। उसके बाद से कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं और इसके बाद अब पीएफआई के बड़े पदाधिकारियों से पूछताछ की गई, जिसके बाद से ईडी ने जी संतोष नजर बनाए रखे। भीम आर्मी का इस पर क्या रिएक्शन आता है वो भी जरूर आप बताएं। फिलहाल आपका तमाम जानकारी का बहुत शुक्रिया। लेकिन ईडी ने ट्वीट किया है, ट्वीट कर दिया है, ये कह दिया है कि कनेक्शन है, सबूत भी पुख्ता है, तो कार्रवाई कब होगी, कितने लोगों को कब गिरफ्तार किया जाएगा, ये सवाल पूछ रहे हैं हम। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।